मेरा नाम रामेश्वर दत्त है। वैसे हिंदुस्तान में भी और बाहर भी दत्त के नाम से ज़्यादा जानते हैं मुझे। मैं एक खिलाड़ी था। खिलाड़ी से धीरे धीरे गिफ्ट में जूडो मिल गई। ये सन 76 की बात है। धीरे धीरे बस 80 में मैं डिप्लोमा किया NIS का और 86 में मैं इंडिया टीम के साथ अटैच हो गया था। उससे पहले मेरे नेशनल में 6-7 मेडल थे। 86 से लेके और 2017 तक 30-31 साल लगभग, बीच में कुछ गैप आया मगर कंटिन्यू ही चला मैं इंडिया टीम के साथ में। इस दौरान नेशनल तो करने ही थे क्योंकि लंबा टाइम हो गया था। सैफ गेम किया 87 में। उसके बाद पढ़ाई हुई जापान में, डिप्लोमा इंस्ट्रक्टर डिप्लोमा किया। नेशनल चीफ कोच था। ओलंपिक गया 92 बार्सिलोना में। एशिया चैम्पियनशिप में गया। लगातार मतलब लगभग इस दौरान चलता रहा। एक ओलंपिक किया, 2 वर्ल्ड चैम्पियनशिप की, 7-8 बार एशिया चैम्पियनशिप की। 7-8 से ज़्यादा भी हों, कुछ याद इतनी नहीं है, 10 भी हो सकती हैं। उसके बाद कॉमनवेल्थ गेम किए 2 बार, कॉमनवेल्थ चैम्पियनशिप की, साउथ एशियन गेम किए, चैम्पियनशिप की। और भगवान की दया से भाई न्यूजीलैंड से लेके अमेरिका तक मैं गया हूँ। बहुत लंबा पीरियड रहा है। जहाँ तक जूडो सिखाने की बात, एक सभ्य गेम है, कल्चर है, दूसरे देश का कल्चर भी है। ना लड़ाई ना मारा पीटी, कुश्ती से मिलता जुलता गेम है और लार्ज स्केल पर है। मतलब 180 कंट्री के करीब इसके मेंबर हैं। 180 फुटबॉल के बाद में सेकंड लार्जेस्ट गेम है ये। और इसका विकास तो खैर जापान में ही हुआ है। हमारी जो बच्चे हैं, टीम है, वो एशियन लेवल पर ही मेडल उठाए हैं। इंटरनेशनल में मेडल नहीं है। इंटरनेशनल का मतलब होता है ओलंपिक और वर्ल्ड चैम्पियनशिप का। बाकी हमारा तो रुतबा जो है वो कॉमनवेल्थ गेम में भी अच्छा है, कॉमनवेल्थ चैम्पियनशिप में भी अच्छा है। साउथ एशिया का तो कहने की ज़रूरत नहीं है। या तो 2-3 टीम भी खेल लें, 3 भी खेल लें, जब भी अच्छे ही पढ़ते हैं, क्योंकि साउथ एशिया का स्टैंडर्ड इतना अच्छा नहीं है जितना और कंट्रियों का है। बाकी जहाँ तक अब आप लगाओ कि लगभग 30 साल के करीब कितने स्टूडेंट तैयार हुए होंगे जो आज एशिया के भी जनरल सेक्रेटरी हैं, खिलाड़ी भी रहे, अर्जुन अवार्डी भी हुए और कुछ तो इस संसार से जा ही चुके हैं। कुछ लाइव हैं जो अच्छे अच्छे पदों पर हैं, गर्व होता है। हरियाणा में भी कई अच्छे अच्छे खिलाड़ी हैं जो अच्छे जगह बैठे हैं, कभी अच्छे हैं, काफ़ी अच्छे हैं। खुशी होती है। कहीं जाता हूँ तो भी खुशी होती है। अब अकेला मैं हरियाणा से तो जुड़ा हूँ नहीं। हरियाणा में तो मेरा जन्म हुआ है, पढ़ा तो मैं दिल्ली में हूँ, पर फिर यहाँ जिला खेल विभाग में मैंने नौकरी करी 7-8 साल। उसके बाद मैं नॉर्थ ईस्ट का इंचार्ज रहा साई में, फिर नेहरू स्टेडियम में रहा। मतलब चलता ही रहा पूरे हिंदुस्तान में, कभी बेंगलोर, कभी कलकत्ता, कभी कुरुक्षेत्र, तो कभी पटियाला, चलता ही रहा। रुकने का तो मतलब ही नहीं, क्योंकि जहाँ ज़रूरत पड़ी वहीं भेज देते थे। वह नौकरी करनी है तो ट्रांसफ़र तो झेलनी पड़ेंगे। जहाँ इस इलाके का रुतबा है, इस समय हम भी पैदा हुए यहीं इसी मिट्टी में, तो यहाँ का रुतबा जो है ना, वहाँ उसके गुण गिनाने की ज़रूरत नहीं है। अगर किसी खिलाड़ी को बढ़ना है ना, तो अपने दोषों को मुक्त कर दो। मेरा कहना ये है सबसे बड़ी बात। तो हमारे यहाँ गुणों को गिनाने लग जाते हैं, उसकी कमियों को छुपा लेते हैं, और कमियों को छुपाना ही खिलाड़ी का डाउनफॉल होता है।
यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या यहाँ है कि यहाँ इतनी वर्ल्ड की इतनी पैदावार है, जैसे अनाज की पैदावार है ऐसे ही खिलाड़ियों की पैदावार है, आप लोग सभी जानते हैं। मैंने तो वर्ल्ड में घूम घूम के देखा है, इसलिए मैंने तो खूब देखा है कि यहाँ से अच्छी पैदावार नहीं है, मगर यहाँ से ज़्यादा डाउनफॉल भी कहीं नहीं है। यहाँ ऐसे खिलाड़ी उभरते हैं जैसे दूध में उफान आ गया, और बैठते भी ऐसे ही हैं जैसे दूध में उफान चला गया। मुझे समझ में नहीं आता कि ऐसा क्यों है। काफ़ी लंबे हद तक ये कोशिश की, बहुत लड़के निकले। एक दो बार तो ऐसा हुआ 8 की टीम जा रही है तो 7 हरियाणा के हैं। मेरे ऊपर भी ऑब्जेक्शन आ गया था कि हरियाणा का है, हरियाणा की टीम को चला रहा है, ये तो हरियाणा की टीम है सारी, एशिया चैंपियनशिप जा रहे। दोबारा ट्रायल करवा दी, फिर भी 7 आ गई। फिर कहाँ छुपाऊँ। मैं पक्षपात नहीं है मेरा, क्योंकि मराठे भी मेरे पास बहुत रहे हैं और भी बहुत रहे हैं। मैं जहाँ जाता हूँ तकरीबन है, उड़ीसा जाता हूँ तो वहाँ भगवान जगन्नाथ जी के पास जाता हूँ, वहाँ के भी पंडे मेरे पास रहे हैं। महाराष्ट्र के भी खूब रहे हैं, केरला के भी रहे हैं, तमिलनाडु के भी रहे हैं, J&K के भी हैं। अब कहाँ कहाँ गिनाऊँ। पंजाब के भी बहुत हैं। पंजाब की एक टाइम पर पुलिस टीम सारी मेरे हाथ से थी, मेरे नेहरू स्टेडियम के सेंटर से सारी टीम बनी थी। उस टाइम पर वहाँ ADG IG था शायद, सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय जी, उपाध्याय, बड़े अच्छे थे, मेरे पास रहे, मेरे साथ कई बार विदेश भी गए। आज पीछे ही तो वो DGP बन गए थे पंजाब पुलिस में, उन्होंने वो टीम की थी पंजाब पुलिस की, जो आज भी लड़के कई कोच बने हुए हैं, कई खिलाड़ी हैं, अच्छे लगते हैं। ऐसे CRP, BSF, CISF और ITBP, इनमें जो आज इंचार्ज बैठे हैं वो भी मेरे हाथ के हैं। मैं ये नहीं कहता कि भाई मेरे स्टूडेंट रहे हो, मैं स्टूडेंटों के ऊपर विश्वास नहीं करता, क्योंकि जब आदमी अपनी तरक्की करता तो उसकी पहचान खुद से होनी चाहिए, न कि वो किसी और की। अब लोग कह देते हैं कि ये मेरा पट्ठा है, ये मेरा पट्ठा 1 मिनट में दूसरे का नाम लिखे पाता है, वो कहाँ से हो गया भाई, ये बताओ ना, कहाँ से हो गया। ऋषि मुनियों की सुनो तो पुराना इतिहास उठा के देखो तो राम जी वशिष्ठ मुनि जी के शिष्य थे, और एंड तक वही लिखते हैं, आज भी वही लिखा जाता है, वशिष्ठ मुनि जी के शिष्य। और ये जो ज्योतिष कला चलाई है ये वशिष्ठ मुनि जी की देन है। उन्होंने कभी ना, वो तो मिले तो भारद्वाज ऋषि से भी थे, अगस्त मुनि से भी थे, उन्होंने तो गुरु नहीं बदले। तो आजकल यहाँ ये परंपरा घटिया सी है या क्या है, मैं इसमें नहीं समझ पाता, समझे ना। मैं तो वही जानता हूँ जो एक सत्यभाषी करते हैं और जिसने प्रैक्टिकल। अब मैं सन 2017 तक ऑन मैट रहा हूँ, रिटायरमेंट के भी 2-3 साल बाद तक, क्योंकि मेरे को छोड़ा ही नहीं फेडरेशन ने, ना गवर्नमेंट ने छोड़ा। लगातार कैंप चलते रहे, जितनी मेरे से सेवा बन सकी उतनी मैंने सेवा करी भाई। आज की पद्धति को सिर्फ एक ही लुक लेके चलना चाहिए। अब वो जो है ना, अब सेल्फिश हो गए, स्वार्थ में चढ़ गए। सबसे बड़ी समस्या उनकी का अहम है, टेक्निकल बेसिक ख़त्म कर दी, चाहे वो सिखाने वाले हों और चाहे सीखने वाले हों। बेसिक तो लेने की वो सोचते ही नहीं। जब बेसिक ही नहीं लोगे, जब लिखना नहीं आएगा तो ऊपर कविता कैसे लिख दोगे, ये तो बता दो मेरे को। इन्होंने बेसिक छोड़ दी, टीचरों ने भी छोड़ दी, क्योंकि हर एक आदमी रिजल्ट चाहता है। वो चाहता है मेरा परिणाम जो है ना वो बहुत अच्छा हो। एक पुरानी पद्धति थी, एक समय कहा था बृहस्पति गुरु ने, वो भीष्म जी को विद्या दे रहे थे, कुछ ऐसी बात थी, मेरे को पक्का सारांश है, पर यह कहा जरूर था, अगर जो कार्य करना है ना वो क्रमांक से वचनबद्ध करके और फिर करो, शेड्यूल बना के, प्लान बनाओ, उसका टाइमिंग बनाओ, उसका क्या करो, उसका ये चीज़ें करके जब करना चाहिए, जब सक्सेसफुल होता है। मगर शुक्राचार्य नीति और बृहस्पति नीति में फ़र्क है। शुक्राचार्य ये कहता है कि वो काम का परिणाम बताएगा, अगर वो अच्छा हुआ या गलत हुआ। जब रिजल्ट ही नहीं आएगा
तो तुम कैसे कह सकते हो कि ये काम तुमने समय पर अच्छा किया या नहीं किया। 3T क्या होता है लोगों को पता नहीं। फिजिकल फिटनेस का भी बहुत से लोगों को पता नहीं कि फिजिकल फिटनेस कितने प्रकार की होती हैं। आप किसी के पास जा लो, ये वीडियो न दिखा के और आप किसी को ये कहोगे कि फिजिकल फिटनेस कितने प्रकार की होती है, तो कोई भी अच्छा टीचर भी नहीं बता पाएगा। मैंने स्टडी करी है बहुत टीचरों के साथ जो जापान से संबंधित थे मेरे साथ, मुझे समझाते थे। मैं 8-10 टीचर रहे, मेरा बेसिक टीचर जो है वो भी जापानी रहा, मगर मेरे गुरु पटियाले थे, जी शर्मा जी, उनको मैंने जूडो का गुरु बनाया था, मगर मेरे टीचर जापानी भी था। फिर उसके पास मैं जापान में भी रहा, फिर यहाँ इंडिया में जापानी कोच आते रहे, उनसे भी सीखने के लिए कोई वो नहीं है। शिष्य भाव से आप सीखो। आजकल तो उस्ताद भाव से सीखते हैं। सिखावा है कि नहीं, देख लूँगा। अरे ये कौन सी बात आई भाई, ये तो कोई समस्या नहीं है नहीं तो बताओ मैं गलत कह रहा हूँ। ये बात है बिल्कुल सही कह रहा हूँ। एक बार की कहावत है, मैं कहीं गया हुआ था, एक बहुत बुजुर्ग थे संत लोग, उनके सामने बैठ गया, मैं यूं बैठ गया, वो मेरे को बोले इत्थे आ जा। मैंने हाथ जोड़ के बोला मैं आपके सामने बैठूंगा, मैं कुछ लेने आया हूँ आपसे। बोला बड़ी खुशी की बात है, आज आपने, मैंने को दूसरा बंदा फेंटा ये, बोला आपसे कुछ लेने आया हूँ तो सामने आकर बात करूँगा, पीठ पीछे से तो बराबर का, मैं बराबर का नहीं आपके, मैं शिष्य भाव से लेता हूँ, तो लेने का तो भाव शिष्य भाव का होना चाहिए भाई। आजकल तो डिठोरे का भाव है, नहीं आवे तो उसको ट्रेड दिखा दे, कोई चक्कू दिखा दे, कोई कुछ दिखा दे, कोई कुछ दिखा दे, ये माजरा चल रहा है। इस माजरे में खिलाड़ी पुण्य पेंगे कैसे। फिटनेस भी 3 प्रकार की होती हैं, इसलिए मैंने 3T भी बोला है। कभी फिर मिलोगे तो फिटनेस पर जब, क्योंकि इस वीडियो के देखने के बाद में जो देख भी लेगा ना, तो वो भवर मेन्यू पड़ेगा ये फिटनेस 3 प्रकार की कौन सी होगी। आज से पहले ही मैं एक्सप्लेन कर दूं तो फिर फायदा क्या होया। 3T को जरूर करूँगा एक्सप्लेन, ये आपको शायद कहीं नहीं मिलेगी, शायद ये फर्स्ट टाइम पे ही आप वीडियो कवर करेंगे, खिलाड़ी सुनेंगे तो वाकई। फर्स्ट ही होता है टाइमिंग, टाइम से जाओ। अगर टाइम पे जाओगे तो ट्रेनिंग करोगे, ट्रेनिंग में फर्क नहीं पड़ेगा। आध घंटा लेट जाओगे तो आपकी ट्रेनिंग बर्बाद हो जाएगी। टाइम ट्रेनिंग को कवर करता है और ट्रेनिंग टेक्निक को कवर करती है। टाइम, ट्रेनिंग और टेक्निक, ये 3 चीजें हो गई। आज कोई भी खिलाड़ी इनको लेकर नहीं चलता है। मेरी क्लास में तुम जो 2 ओलंपिक खेले, मैं उनको भी निकाल देता था। सब लोगों को पता है कि मेरी क्लास में लेट आया, क्योंकि लेट में बर्दाश्त नहीं करता था, लेट आया तो मैं उनको भी निकाल देता था। मैंने कभी नहीं एक्सेप्ट किया कोई लेट आओ मेरी क्लास में, क्योंकि मैं कभी लेट नहीं गया। मैं अपने जीवन में नेवर लेट। कोई लड़का ये भी कह दे ना आज तक, या कोई टीचर कह दे कि मैं लेट हुआ, तो मानेंगे नहीं, कोई भी नहीं कहेंगे। अदर सर जो है ना कभी लेट ही नहीं आते, उनका टाइम पंचुअल है। अगर मैंने ट्रेन भी पकड़नी है ना तो मैं 10 मिनट पहले जाके बैठ जाता हूँ, इसलिए टाइम है। और लंबा चलना ही टाइम का है, टाइम का अनुसरण करना ही सब कुछ है। आजकल लोग कहते हैं बोला क्या कर रहा है, बोला टाइम पास कर रहा हूँ। अरे मूर्ख, टाइम पास तुम नहीं कर रहे हो, टाइम तुम्हें पास कर रहा है। टाइम इतना प्रबल है, वो किसी के रोक के नहीं रुकता, प्रकृति है टाइम। टाइम को कैसे रोक सकते हो आप। अगर मैं टाइम को रोकता तो मैं सफेद बाल थोड़ी करता, मैं काले ना रखता। ये जो लोग ये कहते हैं ना टाइम पास कर रहे हैं, इनकी भूल है, ये भूल है इनकी। समय इतना बलवान है, वो तो विधाता से भी नहीं रुकता। कोई रुकता हो तो बता दो मुझे। इसलिए टाइम का बहुत बड़ा फैक्ट है खिलाड़ियों की ट्रेनिंग में।
दूसरा ट्रेनिंग, ट्रेनिंग के पार्ट जो भी मैं बताया था ना फिजिकल फिटनेस पे, वो पार्ट ट्रेनिंग के सारे आ जाते हैं। तीसरा, जब ट्रेनिंग होगी, फिजिकल फिटनेस होगी, तो टेक्निक आ गई। अब हमारे यहाँ बेसिक टेक्निक सब ने छोड़ दी, चाहे वो किसी गेम का भी हो, रेसलिंग का हो या जूडो का हो या और हो, जिसने भी बेसिक पकड़ के चल रहा है वो आज मेडल ले रहे हैं। जिसने बेसिक छोड़ दी वो इधर उधर घूम के कोई धंधे पर लग जाएंगे। लंगोटी तो भाई सारे बांधते हैं, हरियाणा में तो है ही लंगोटी का परदेसी हो, इनमें कोई दो राय नहीं है। कई ऐसी चीज़ें होती हैं जो बच्चों को अनुसरण करना चाहिए। और बच्चे क्यों करें, उनके माँ बाप को करना चाहिए। माँ बाप क्यों करें, माँ बाप तो रिजल्ट चाहते हैं। सबसे ज़्यादा खुतबा यहाँ हो गया, रिजल्ट के चक्कर में माँ बाप उनकी 4-4 साल 5-5 साल एज कम करवा देते हैं। बोलो इसको कब कैसे पूरा करोगे। मैं बहुत लंबे समय तक इस पर चला हूँ, एज वाले पर, बहुत लंबे समय तक। मैंने भागवत साहब थे, NIS के चीफ कोच रहे हैं, द्रोणाचार्य भी हुए वो, तो वो बहुत बड़े कोच हुए हैं, इंडिया के पहले चीफ कोच रहे वो रेसलिंग के। मेरा उनसे कई कई घंटे संवाद होता था इसी एज के चक्कर में। मैं उतना ही रिगार्ड करता था उनका जितना एक टीचर का करना चाहिए, और करना भी पड़ता है, ज़रूरी भी है। तो एज का इतना इफेक्ट है, माँ बाप जो है ना 4-4 5-5 6-6 साल कम करवा देते हैं। उनको ये नहीं पता कि ये क्राइम है। जब पकड़े जाते हैं तो फिर वो रोते हैं। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, मगर बहुत है। मैं 8 साल स्कूल नेशनल टीम के साथ रहा, अटैच रहा, सतपाल पहलवान के साथ में। मेरे को जब भी भेजते थे तो वो टेक्निकल चेयरमैन भेजते थे स्कूल नेशनल गेम में। वहाँ देखता था कितने ही बच्चे ओवरेज आते थे। अकेले यहाँ की बात नहीं कर रहा, पूरे हिंदुस्तान का ये बात हो रही है। उनको चाहिए अगर मेरा बच्चा मेडल ले आए और एज पर हो जाए, नौकरी लग जाए, अपने घर पाड़ दे। सीधी सी बात यहाँ है। गेम एक तपस्या है, एक शारीरिक सूत्र, एक अनुशासन है, एक शरीर को साधना एक सिद्ध पुरुष का काम है। जिसका BP या पल्स 200 से ऊपर जाने के बाद टेक्निक मारनी पड़ती है, तो वो छोटा काम नहीं होता, बहुत बड़ा काम होता है। रोड पर अगर कोई दो लड़ते हों तो वो एक दूसरे का सिर फोड़ देंगे। वो इतना ही पारा उसमें होता है, इतना ही ऑन मैट में होता है, चाहे वो किसी गेम में भी हो। यहाँ कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स जो है बहुत मार्शल हैं। रेसलिंग हुआ, जूडो हुई, बॉक्सिंग हुई, ये 3 कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स जो है ये यहाँ बहुत ज़्यादा हैं। ताइक्वांडो कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स है, मगर यहाँ नहीं है ज़्यादा अच्छा, समझे ना। मणिपुर में जाओ तो वहाँ जूडो और ताइक्वांडो मिल जाएगा, रेसलिंग नहीं मिलेगी। मैं मणिपुर भी रहा हूँ, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट मेरे पास था, काफ़ी टाइम तक मैं रहा उनका इंचार्ज। तो मणिपुर रहा, मिजोरम रहा, मैं वो तो मैंने पहले बता दिया, पूरे हिंदुस्तान में घूमा हूँ, कहीं कोई ऐसी बात नहीं। जहाँ तक स्टूडेंट का सवाल है, आज यहाँ यूनिवर्सिटी में भी हैं, ये सोनू आ रहे हैं। सोनू का जो चाचा था मेहताब, वो मेरा स्टूडेंट था। इसलिए ये सब लोग मेरे को गुरु जी कहते हैं, जितने वहाँ आते हैं, चाहे कोई भी हो, कहीं जा लूँ। बाकी स्टूडेंट तो बहुत तेरे हैं, एक का नाम लेना तो अच्छा लगता नहीं। ये तो रोहतक में थे और इसलिए मैंने बता दिया कि भाई ये हैं। वैसे रोहतक शहर में भी जाता हूँ तो दुकानदार भी बहुत स्टूडेंट हैं, चाहे वो किले रोड पे चले जाऊँ, चाहे सौरी मार्केट में चला जाऊँ, चाहे पहाड़ा मोहल्ले में चला जाऊँ, जहाँ भी जाऊँगा वहीं कुछ न कोई मिलता रहता है। ये कहने के लिए नहीं भाई नहीं। तो इसलिए एक टीचर का कर्म क्या है, एक विद्या देना। और जो सच्चे मन से देता है ना, उसको जय जयकार की ज़रूरत नहीं होती। प्रकृति और कुदरत उसको अपने आप ही रोटी दे देता है।
और सम्मान की बात तो ऐसी है भाई, हानि लाभ जीवन मरण, ये सारी चीज़ें तो प्रकृति के हाथ में है, विधि के हाथ में है, कोई एक इंसान के हाथ में नहीं है। इसलिए मैं तो ये कहूँगा स्पेशल कोचिज को, माता पिता को और स्टूडेंटों को, अगर खेल में ऊंचे दर्जे का खिलाड़ी बनाना है ना, तो ये चीज़ें अडॉप्ट करनी चाहिए। 3T को अडॉप्ट करो, बेसिक को अडॉप्ट करो और अपने कल्चर को अडॉप्ट करो। अनुशासन ही व्यक्ति को विजेता बनाता है, बगैर अनुशासन के विजेता नहीं बनता भाई। मैंने बड़े बड़ों से सीखा है, बहुतों से सीखा है मैंने जिससे मैं अपने गुरु से सीखा, उन्होंने भी मेरे को यही कहा। मेरे साथ तो ऐसी घटना घटी जो किसी का एक हल्का सा आदमी जिसको मैं जान से मार दूं, वो थप्पड़ मार के चला गया और मैं चुप रह गया। गुरुजी को पता लग गया, गुरुजी बोले कि अच्छा किया तूने नहीं मारा, क्योंकि हो सकता है कि मैं मार देता तो क्या होता, मेरे हाथ बंधवा दे जब मैं उनको हरा लूं। ऐसा आदमी अगर थप्पड़ मार जाए तो क्या होगा, हैं? तो इसलिए अनुशासन, सहनशीलता और टाइमिंग तो बहुत ज़रूरी है आज के खिलाड़ी के लिए। और इससे ज़्यादा क्या कहूँ मैं आपको। जो ये खेल क्रांति इन बच्चों ने शुरू की है, ये अच्छा स्टेप है खेल के लिए, उज्ज्वल भविष्य है। मैं इनको ये कहूँगा, अगर आप हिंदुस्तान को तो ऊपर उठा रहे हैं, मगर हिंदुस्तान को ऊपर उठाने के लिए जो भी इंटरनेशनल कोचिज हैं, खिलाड़ी हैं, उनके अनुभव बांटें उनकी विदेश नीति से। हर एक का कल्चर एक सा नहीं होता। मैंने कई देशों का ट्रेनिंग सिस्टम पढ़ा है, मगर जापान का ट्रेनिंग सिस्टम तो मैंने प्रैक्टिकल किया है। इसलिए रसिया का सिस्टम हम अडॉप्ट नहीं कर सकते, हम जापान का कर सकते हैं। वहाँ 12 साल से नीचे कभी कोई खिलाड़ी नहीं पैदा करते, ना वो सिखाते। 12 से 16 तक वो टेक्निक का प्रैक्टिस करवा कर ऐसा बना देते हैं, 17 साल की उम्र में वर्ल्ड चैंपियन हो जाता है, और मैंने बनते देखे हैं। इसलिए ये जो खेल क्रांति है, ऐसे नियम और ऐसी चीज़ें पेश करें ताकि बच्चे अच्छी तरह देखें और इसको रिक्रिएशन के टाइप पर मिले। अगर आप इसको ऐसे दमंग टाइप पर लेंगे ना, तो लोग देखना बंद कर देंगे। इसको रिक्रिएशन की टाइप में कुछ ऐसा लिया जाए ताकि मनोरंजन का मनोरंजन हो और गेम का गेम हो और आपका ये सक्सेस हो जाए। इसके लिए भगवान से यही प्रार्थना करूँगा कि आपका जो ये काम है, जो आपने छेड़ा है, उसमें आप उन्नति करें और सफल हों। धन्यवाद। जय हिंद।